हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फ्रेश नीट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 पर चैप्टर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पर चर्चा करने वाली है। ठीक है, आज हम इसमें जो एनसीईआरटी में अगला टॉपिक रहेगा वो है निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। अब बात आती है कि ये जो आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते हो, एक शब्द आपने बहुत ही सुना होगा। एक बड़ा फेमस शब्द रहता है कि जब भी एनसीईआरटी, वो भी मुख्य रूप से बायोलॉजी की पढ़ा करो, तो उसके एक शब्द को समझा करो। बिल्कुल बात ठीक है। ऐसा भी कहा जाता है कि यदि बुक को आप 5 बार 6 बार 10 बार जितनी बार पढ़ोगे, आपको कुछ ना कुछ उससे प्राप्त होने वाला है। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए यहाँ पे जो ये शीर्षक बना हुआ है, एक चीज और समझ लीजिए कि कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर का जो शीर्षक होता है, यदि उस शीर्षक को भली भांति समझ लिया जाए तो आपको बहुत कुछ जानकारी मिल सकती है ना। ऐसा होता कि नहीं होता है ना, बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है। आप ये समझ जाते हो कि कौन सा टॉपिक क्या कहना चाहता है, या फिर आप क्या पढ़ने वाले हो। जो आपका शीर्षक है वो काफी चीजों को स्पष्ट कर देता है कि इस पूरे के पूरे टॉपिक में हमको क्या पढ़ने को मिलेगा। बिल्कुल बात ठीक है। तो पहले इस शीर्षक को समझ लेते हैं। इसमें एक शब्द लिखा हुआ है निषेचन, और एक लिखा है पूर्व, आगे लिखा है संरचनाएं एवं घटनाएं। तो इतनी बात अलग करो, इतनी बात अलग करो, तो एक तो बात ये हो गई, दूसरी बात ये हो गई आपकी। ठीक है, तो निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। अब बात आती है इसमें निषेचन है क्या। बिल्कुल बात ठीक है। समझते पहले निषेचन क्या है। निषेचन क्या है, एक चीज समझ लीजिए आप लोग। निषेचन युग्मकों के संलयन में, लिख देता हूं, युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया, युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। अब वो कह रहा है निषेचन से पूर्व। अब पूर्व का मतलब है यहां पर पहले। पूर्व का मतलब क्या है यहां पे? पहले। यानी वो कहे कि निषेचन हो, निषेचन हो, उससे पहले की घटना के विषय बताइए हमको। क्या उसकी संरचना होगी और क्या होगी घटना। सीधी सी बात है। सीधी सी बात क्या है कि निषेचन आप तभी समझ पाओगे, निषेचन आप तभी समझ पाओगे जब आप युग्मक समझ पाओगे, क्योंकि युग्मकों का संलयन ही तो निषेचन है। संलयन मतलब होता है मिलना। युग्मकों का मिलना या संलयन ही तो निषेचन है। तो निषेचन तभी संभव है जब युग्मक समझ पाओ। क्या समझ पाओ? युग्मक समझ पाओ। अब बात आती है कि हम पढ़ रहे हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में 2 युग्मक बनते हैं। लैंगिक जनन कितने युग्मक बनते हैं? 2 युग्मक। एक तो बनता है नर युग्मक, एक बनता है आपका मादा युग्मक। क्या बनता है? मादा युग्मक। तो लैंगिक जनन जो है इसमें 2 युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक। अब आप एक बार समझिए, यदि आप निषेचन को समझना चाहते हो तो पहले आपको युग्मक बनाने पड़ेंगे, है ना। और कौन? नर युग्मक को, मादा युग्मक को। अब बात आती है कि सर नर युग्मक और मादा युग्मक बनाता कौन है। देखो समझिए, इस बात को भी समझिए। नर युग्मक को और मादा युग्मक को बनाता कौन है? बिल्कुल बात ठीक है, प्रश्न आना चाहिए।
नर युग्मक को नर जननांग बनाएगा, है ना, और मादा युग्मक को मादा जननांग बनाएगा। कोई डाउट? नर युग्मक को नर जननांग बनाएगा और मादा युग्मक को मादा जननांग बनाएगा। अब जो नर जननांग होते हैं पुष्प में कहां होते हैं, मादा जननांग पुष्प में कहां होते हैं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, है ना। तो पुष्प में नर जननांग कहां है, मादा जननांग कहां है, तुमको पता होना चाहिए। नर जननांग होते हैं पुमंग, इसकी इकाई को क्या बोलते हैं, पुंकेसर। क्या बोलते हैं, पुंकेसर। मादा जननांग किसमें होते, क्या होते हैं, जायांग, है ना। नर जननांग पुमंग होते हैं, इसकी इकाई को पुंकेसर कहते हैं। मादा जननांग जायांग होते हैं, इसकी इकाई को स्त्रीकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्त्रीकेसर कहते हैं। कोई डाउट है ना। तो अब कहने का मतलब है, तो नर युग्मक कौन बनाएगा, पुंकेसर, पुंकेसर बनाएगा, और मादा युग्मक कौन बनाएगा, स्त्रीकेसर बनाएगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे, अब पौधे को क्या करना पड़ेगा, अब पौधे को निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो सके, इसके लिए पादप को तैयारियां करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, तैयारियां करनी पड़ेगी। क्या तैयारियां करनी पड़ेगी, सर्वप्रथम पादप को पुष्प उत्पन्न करने पड़ेगी। समझो क्या करना पड़ेगा, सर्वप्रथम पादप को करना पड़ेगा पुष्पों का उत्पादन, है ना, पुष्पों का उत्पादन करो। अरे भाई पुष्प नहीं बनाओगे तो फिर नर और मादा जननांग कैसे बनाओगे, और जब तक नर मादा जननांग नहीं बनाओगे तब तक आप नर और मादा युग्मक नहीं बना पाओगे, और जब तक आप नर मादा युग्मक नहीं बना पाओगे तब तक आप निषेचन। दो बात समझो, सबसे पहले पुष्प बनाना पड़ेगा, है ना। पुष्प बनेगा तो उसमें नर मादा जननांग होंगे, नर मादा जननांग बनाएंगे, नर मादा युग्मक। क्या बनाएंगे, नर मादा युग्मक, और नर मादा युग्मकों के मिलने से ही क्रिया कौन होगी, निषेचन होगी। तो सबसे पहले पुष्प बनाओ। क्या बनाना है, सबसे पहले बनाना है आपको पुष्प। यदि आप पुष्प नहीं बना पाते हो तो आप आगे की प्रक्रिया भी नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है। चलो अब बात आती है कि जो पुष्प होते हैं वो पादप के किस भाग में पाए जाते हैं। बिल्कुल बात ठीक है। पहला प्रश्न आता है कि पुष्प पादप के किस भाग में पाए जाते हैं, है ना। पुष्प पादप के किस भाग में पाए जाते हैं। चलो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं, बताना पुष्प पादप के किस भाग में पाए जाते हैं। पुष्प पादप के किस भाग में, क्योंकि पहले पुष्प चर्चा करनी हमको, है ना। तो पादप जो होता है, पादप के किस भाग में पुष्प पाए जाते हैं, बताओ जरा। पुष्प पादप में कहां होंगे, तना में होंगे या जड़ में होंगे। आप कहोगे सर इतना तो हम जानते ही है, बायोलॉजी पढ़ते। बिल्कुल बात ठीक है, जानना भी चाहिए। पुष्प आपके पादप में तने में पाए जाते हैं, जड़ में तो पाए नहीं जाते, है ना। जड़ में तो पुष्प पाए नहीं जाते, इतना पता है कि नहीं पता है। तो सबसे पहले हम तने का विषय में जो जानकारी है उसको समझें। पुष्प किस में पाए जाते हैं, तना में। अब कहोगे सर एक बात बताओ कि तना और जड़ में अंतर क्या है, कैसे जान जाते हैं ये जड़ है ये तना है। बिल्कुल बात ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे सीख जाते हो कि इसको तना कहेंगे, इसको जड़ कहेंगे। देखो सीधी सी बात है,
पता करते हैं, हम लोग अपने व्यवहारिक जीवन में देखते हैं कौन जड़ है कौन तना है। पहली बात तो भूमि का ऊपरी भाग, भूमि का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तना कहलाता है। भूमि गत भाग यानी जो भूमि के नीचे होता है वो जड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़ कहलाता है ना? ऐसा होता कि नहीं होता है? जो भूमि के ऊपर है वो तना है, जो भूमि के नीचे है वो जड़ है। दूसरी बात देखो, सुनना बड़े ध्यान से, जो तना जो होता है, तना प्रकाश प्रिय होता है, प्रकाश प्रिय, प्रकाश प्रेमी होता है। होता कि नहीं होता? सीधी बात है, आप एक ऐसी जगह पर एक रूम के अंदर एक गमले में प्लांट लगाना और उस प्लांट में एक चीज देखना, एक रोशनदान से जब उस प्लांट को देखो, एक प्रकाश डालोगे, जब उस प्लांट को जो प्रकाश मिल रहा है वो एक रोशनदान के थ्रू प्रकाश मिले तो वो जो पादप होगा वो प्रकाश की तरफ झुक जाएगा। तो यह बात स्पष्ट हो गई कि पादप का जो तना होता है वो प्रकाश प्रेमी होता है और जड़ जो होती है वो अंधकार प्रेमी होती है ना? अरे भाई सीधी बात है, जड़ कहाँ होती है? जमीन के ऊपर की जमीन के अंदर? अंदर। और जमीन के अंदर जड़ प्रकाश है कि अंधकार है? आपको अवश्य अंधकार है, वही तो मैंने लिख रखा है। ठीक है। तीसरी बात, ये गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध वृद्धि करता है ना? गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध वृद्धि करता है। करता है नहीं? वैसे आपको 11th में पढ़ने मिलेगा डिटेल में, लेकिन मैं बता दे रहा हूं यहां पे। ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध वृद्धि करता है तना। करता कि नहीं करता? और जड़ जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल के अनुकूल वृद्धि करती है ना? यही तो है ना? जो जड़ है वो गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल वृद्धि करती है ना? अब इसके बाद क्या होगा? अगला बिंदु क्या है? तना जो होता है, तना होता है पर्व और पर्व संधियां पाई जाती हैं। पर्व और पर्व संधियां पाई जाती हैं। जो जड़ है उसमें क्या होता है? पर्व व पर्व संधियां नहीं पाई जाती हैं। पर्व संधियां नहीं पाई जाती है ना? अब जैसे ये मैंने कुछ बिंदु नोट डाउन कर दिए यहाँ पे। ठीक है, जो ये बिंदु है चौथा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे यदि आपसे कोई पूछ दे, आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि ये बताओ तुमने जो गुण लिख रखे हैं कि भूमि का ऊपरी भाग है, तना प्रकाश प्रेमी होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध वृद्धि करता है, क्योंकि जो शूट यानी स्टेम जो होता है वो ठीक ऊपर की तरफ वृद्धि करता, तो वृद्ध हुआ कि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लगता है, इस तरह से ये है ना? पर्व और पर्व संधियां पाई जाती हैं। अब यदि आपसे कोई पूछ रहा है कि बताओ भाई, एक आपकी मूली है और एक आपका आलू है ना? सुनना बात बड़े ध्यान से, एक मूली है एक आलू है। कहोगे मैं इन बिंदुओं से मैच करता हूं, देखे कौन तना कौन जड़ है। भूमि का ऊपरी भाग, कहोगे ये तो नीचे भाग है, तो क्या तना नहीं होगा? तना प्रकाश प्रेमी होता है, ये तो अंधकार प्रेमी है, तो क्या तना नहीं है?
गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध ये तो अनुकूल वृद्धि कर रहा, तो क्या तरह नहीं है उससे ये को भाई, वो तो सब ठीक है, लेकिन जो मैंने स्टार लगाया था इसमें देखो पर्व और पर्व संधियां पाई जाती, वो कहेगा हाँ पर्व और पर्व संधियां तो आलू में पाई जाती, तो बस करो तना है ना। तो याद रखना इस तरह से, ठीक है। पर्व और अब कहोगे सर पर्व और पर्व संधियां क्या है, क्योंकि जो मुख्य लक्षण है जो प्लांट का, जो प्लांट में रूट और शूट में जो मुख्य कैरेक्टर है, जड़ और तना में जो मुख्य लक्षण है उस वो तो पर्व और पर्व संधियों की उपस्थिति और अनुपस्थिति है। तो अब बात आती पर्व और पर्व संधियां हैं क्या, बिल्कुल बात ठीक है। पर्व और पर्व संधियां क्या है, अब इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, पर्व और पर्व संधियां क्या है। सॉरी, पर्व और पर्व संधियां क्या है, समझो बात, बड़ी ध्यान से बात समझने का प्रयास कीजिए। पर्व और पर्व संधियां क्या है, देखो बात करते हैं पर्व और पर्व संधियों पर। पर्व और पर्व संधियां क्या है, बिल्कुल बात ठीक है, पता होना चाहिए पर्व और पर्व संधियां क्या है। देखो पहले जैसे मैं दो आप लोग एग्जाम्पल देखते होंगे, दूसरा आपने बांस को सुना होगा, है ना। ये दो एग्जाम्पल आपने बहुत ध्यान से देखे होंगे, गन्ने को देखा होगा, बांस को देखा होगा, ऐसा देखा कि नहीं देखा है। तो चलो मैं एक फिगर बना देता हूं, समझ में आ जाएगा आपको। चलो मैं गन्ने का फिगर बना देता हूं, ठीक है। कुछ इस तरह से होता है ना। इस तरह से आप एक गन्ने को देख सकते हो, है ना। यही क्रम तो होता है कि नहीं होता है गन्ने में, है ना। चलो देखते हैं इसमें क्या है पर्व और पर्व संधियां। इसमें इसको कहते हैं हम लोग पर्व संधि, क्या कहते हैं पर्व संधि, और इसको कहते हैं पर्व, क्या कहते हैं पर्व। एक चीज सुन लीजिए आप, पर्व और पर्व संधि, देखो एक पर्व ये हो गया आपका, दूसरा पर्व ये हो गया आपका, दो पर्व हो गए कि हो गए, एक पर्व आपका ये हो गया, दूसरा पर्व ये हो गया, और दोनों पर्व आके मिल कहां रहे हैं, यहां पे मिल रहे। समझो बात को समझने प्रयास कीजिए, एक पर्व आपका ये हो गया, है ना, दूसरा पर्व आपका ये हो गया, और दोनों पर्व आके कहां मिल रहे हैं, यहां पर मिल रहे हैं। तो पर्व पर्व मिल रहे तो क्या होगा पर्व संधि, है ना। क्या हो गई पर्व संधि, पास में गई। तो वही है पर अब एक चीज याद रखना, पर्व संधि को हम लोग पोड़ियां भी बोलते हैं, सॉरी गांठ, क्या बोलते हैं गांठ, और पर्व को हम लोग पोड़ियां भी बोलते हैं, है ना। गांठ क्या बोलते हैं गांठ, है ना, और पोड़ियां भी बोलते हैं पर्व को। आप समझो यहां पर सुनना बात ध्यान से, इंग्लिश में इसको नोड कहा जाता है, क्या कहा जाता है नोड, और इसको इंटरनोड कहा जाता है, क्या कहा जाता है इंटरनोड। तो यहां पर ये शब्द याद रखना, कभी कभी क्या एग्जामिनर गांठ और पोड़ियां लिख के भी क्वेश्चन कर सकता है हिंदी में, और नोड और इंटरनोड तो मतलब मिलेगा क्योंकि नीट में क्या होता है, जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है, एक साइड उसमें इंग्लिश लिखी रखी होती है और एक साइड हिंदी लिखी रखी होती है ना। चलो तो अब इसमें समझो, अब जो गांठ है, बड़ी बात ध्यान समझना है, जो पर्व संधि है, क्या है पर्व संधि, कैसे पहचानेंगे, या पर्व संधि की क्या विशेष बात होती है, पर्व संधि की क्या विशेष बात होती है। देखो चिन्ह नोट डाउन कर लीजिए, जड़ और तना के विषय यदि आप विस्तार में पढ़ना चाहते हो तो 11th में आपको पढ़ने को मिलेगा, 12th में नहीं मिलेगा, ठीक है। जो आपकी पर्व संधि होती है, समझना बड़ी बात ध्यान से, पर्व संधि
जो पर्व संधि है, जो पर्व संधियां हैं वहां से पत्तियां निकलती हैं। क्या निकलती हैं? पत्तियां निकलती हैं। वहां से कलिका निकलती है। क्या निकलती है? कलिका निकलती है। वहां से पुष्प निकलते हैं। तो कोई यदि क्वेश्चन पूछे कि पत्तियां कहां से निकलती है, तो आपको कहना नोड से, हाँ नोड भी बोलते हैं ना उसको, यानी पर्व संधियों से सॉरी। और यदि आपसे कोई पूछे कि कलिका कहां से उत्पन्न होती है, कहना पर्व संधि से उत्पन्न होती है। पुष्प कहां निकलता है? पर्व संधि पर निकलता है। आप कहोगे सर ठीक है, आपने धोखा तो एग्जाम्पल बता दिया, जैसे ईख और बांस का एग्जाम्पल बता दिया, लेकिन एक आम का वृक्ष खड़ा हुआ है। अब आम के वृक्ष में सर हम कहां देखेंगे कौन नोड है, कौन इंटरनोड है, यानी कौन पर्व संधि है, कौन पर्व संधि नहीं है, कौन पर्व संधि है, कौन पोर है। चलो देखते, देखो बड़े ध्यान से समझना। हमको पता है कि पर्व संधियों से पत्तियां निकलती हैं, पता है इतना कि नहीं पता है ना? पर्व संधियों से पत्तियां निकलती हैं। क्या निकलती हैं? पत्तियां। पर्व संधियों से पत्तियां निकलती हैं। तो आप जो आम के एक वृक्ष को देखोगे तो उसमें माना कि एक पत्ती यहां पर निकली हुई है ना, एक पत्ती यहां पर निकली हुई है ना, समझ लो। डायग्राम टपरी बना रहा हूं, उसमें प्रयास कीजिए। तो पत्ती निकलती कहां से है? आप कहोगे सर पत्ती तो निकलती है पर्व संधि से। कहां से निकलती है? पर्व संधि से, नोड से। तो एक तो नोड आपकी ये हो गई है ना, और एक नोड आपकी ये हो गई, ये दो नोड हो गई, यानी पर्व संधियां हो गई। एक पर्व संधि ये हो गई, एक पर्व संधि ये हो गई। तो ये बीच का भाग क्या हो गया? पर्व हो गया। जाहिर सी बात है ना, क्या हो गया? पर्व हो गया, इंटरनोड हो गया। तो इस तरह से देख सकते हो। अब बात समझो। कहोगे सर कहां की बात थी, कहां पहुंच गए? ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं आपकी टॉपिक से बाहर नहीं जा रहा हूं, टॉपिक के पास ही हूं, ठीक है। अब समझो, आलू में कहां होती पर्व पर्व संधियां? अदरक में कहां होती? अदरक भी तना है, ठीक है। ये सब आपको 11th में, ठीक है, मैं पूरा यही बताऊंगा तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या परिवर्तन आते हैं। सबसे पहले तना में क्या होता है, क्योंकि उसको क्या बनाना है? पुष्प उत्पन्न करना है। क्या उत्पन्न करना है? पुष्प उत्पन्न करना है। तो सबसे पहले क्या होता है? सर्वप्रथम तना में परिवर्तन आएगा। पादप में जो तना होता है उसमें परिवर्तन। क्या परिवर्तन शुरू हो जाएंगे? हार्मोन परिवर्तन शुरू हो जाएंगे, रासायनिक परिवर्तन शुरू हो जाएंगे, है ना। क्या रासायनिक परिवर्तन होंगे? रासायनिक परिवर्तन इसलिए होंगे क्योंकि जिस नोड से अभी तक जिस नोड से पत्ती निकल रही थी, समझना भाई बात को, अभी तक जिस नोड से पत्ती निकल रही थी, अब उस नोड से पुष्प का आना जरूरी है। पुष्प का आना जरूरी क्यों है? क्योंकि अब लैंगिक चयन करवाना है। लैंगिक चयन के लिए पुष्प की क्या आवश्यकता? क्योंकि पुष्प में नर जननांग मादा जननांग होंगे। नर मादा जननांग क्या करेंगे? वो नर युग्मक मादा युग्मक बनाएंगे। नर युग्मक मादा युग्मक क्या करेंगे? वो नर युग्मक मादा युग्मक बनके निषेचन क्रिया करेंगे। निषेचन क्रिया करने से क्या होगा? जन प्रक्रिया संपन्न हो जाएंगे। फल और बीज का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? फल और बीज का निर्माण होगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि पहले पुष्प बनाओ। तो पादप के तने में परिवर्तन आने शुरू हो गए। और परिवर्तन किस जगह पर आएंगे बताओ? अच्छा, परिवर्तन पर्व पे आएंगे कि पर्व संधियों पर आएंगे? सॉरी, परिवर्तन पर्व पर आएंगे कि पर्व संधियों पर आएंगे? बोलो। आप कहोगे सर उत्पन्न करना है पुष्प। क्या उत्पन्न करना है? पुष्प। पुष्प किस पे लगते हैं? पर्व संधि पर। तो परिवर्तन पर्व संधियों पर आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि अभी तक पुष्प पर्व संधि पर पत्तियां लग रही थी। क्या लग रही थी? पत्तियां लग रही थी। अब उसको बनाना है पुष्प। अब यदि पुष्प बनाना है तो सीधी सी बात है कि उसमें ऐसे परिवर्तन उत्पन्न करो जिससे कि पुष्प की कलिका बनकर तैयार हो जाए।
अब पुष्पकलिका बना ली पुष्पकलिका, परिवर्तन आए, पुष्पकलिका का निर्माण हो गया, बन गई पुष्पकलिका। अब पुष्पकलिका का एक क्रम होगा, पुष्पकलिका एक क्रम में लगी थी, क्या क्रम होगा? सबसे बाहर उसमें होंगे बाह्यदल पुंज, क्या होंगे? बाह्यदल पुंज। उसके बाद क्या होंगे? दल पुंज। उसके अंदर क्या होगा? पुमांग। उसके अंदर क्या होगा? जायांग होगा। तो एक क्रम में होंगे और बाद में वही पुष्पकलिका अपने आप को पूरा व्यवस्थित क्रम में तैयार करने के बाद उसको क्या बोलते हैं? पुष्प क्रम बोलते हैं। क्या? इस क्रम को एक व्यवस्थित क्रम में पुष्प का एक व्यवस्थित क्रम में लगना पुष्प क्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? पुष्प क्रम कहलाता है। चलो आगे देखते क्या है। देखो, बन गए पुष्प, पुष्प निकल आए, तने में पुष्प का निर्माण हो गया। अब क्या होता है समझो। पुष्प जब बन जाते हैं तो पुष्प में सबसे बाहर क्या होता है? बाह्यदल पुंज। फिर क्या होता है? दल पुंज। फिर क्या होता है? पुमांग। इसकी इकाई क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं। फिर क्या होता है? जायांग होता है। इसकी इकाई क्या बोलते हैं? स्त्रीकेसर बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते स्त्रीकेसर? अब इसके बाद जब पुष्प बनाने का मकसद क्या था हमारा पुष्प बनाने का मुख्य मकसद था कि मैं नर जननांग और मादा जननांग को बना सकूं। तो इसमें नर जननांग कौन हो गया? कहोगे सर ये हो गया नर जननांग। मादा जननांग कौन हो गया? ये हो गया, है ना। बाकी पुष्प की चर्चा पिछले वीडियो विस्तार से कर चुका हूं, ठीक है। तो नर जननांग और मादा जननांग बन गई, ठीक है। अब जो नर जननांग और मादा जननांग थे, समझो बात को बड़े ध्यान से, नर और मादा जननांग थे, यही तो आगे नर युग्मक मादा युग्मक बनाएंगे और यही नर युग्मक और मादा युग्मक ही तो आगे निषेचन करेंगे। और हम लोग निषेचन से पहले की घटनाएं पढ़ रहे हैं, है ना। तो पहले बात करते हैं। अब जो नर युग्मक यानी पुंकेसर है और मादा युग्मक जो नर युग्मक बनाएगा वो पुंकेसर हो गया और जो मादा युग्मक बनाएगा वो स्त्रीकेसर हो गया। तो पहले बात करते हैं लोग पुंकेसर की। किसकी बात करेंगे? पुंकेसर की बात करेंगे, अर्थात पुमांग की एक इकाई पुंकेसर। किसकी बात करेंगे? पुंकेसर की। पुष्प का पढ़ने का डायरेक्शन उसी क्रम में और एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना लोग, ठीक है। तो जो पुंकेसर होता है जिसको बोलते हैं स्टामेन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टामेन, याद रखना सॉरी। तो जो पुंकेसर होता है इसके 3 भाग होते हैं। एक भाग होता है जो पुंकेसर होता है इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। एक होता है परागकोश, है ना। दूसरा होता है योजी, तीसरा होता है तंतु, है ना। इतनी बात समझ आ गई। अब जो पुंकेसर है कुछ इस तरह से होता है, पुंकेसर की नहीं होता है ना। ये होता पुंकेसर, ये हो गया आपका परागकोश, ये हो गया तंतु। अब ये नहीं कि फिर योजी कहां है, इसके लिए आप पिछला वीडियो देखिए, ठीक है। तो क्या होता है इसमें? तंतु होता है। तो तंतु और परागकोश, इसमें से जो तंतु है, अब समझना तंतु की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? तंतु की। तो जो पुष्प का पुंकेसर का जो तंतु है, इसका जो सबसे अंतिम भाग होता है, इसका जो सबसे अंतिम भाग होता है समीपस्थ छोर होता है। कौन? ये रहा, मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। ये कहां जुड़ा होता है? ये कहां जुड़ा होता है? देखो कहां जुड़ा होता है, समझने का प्रयास कीजिए। मैं
बनाता हूं पुष्प का डायग्राम। चलो, ये आपकी हो गई वर्तिका, या इसको हम बोल सकते हैं स्त्री केसर। ये हो गया अंडाशय और पुष्प ग्रंथ। क्या हो गया? अंडाशय और पुष्प ग्रंथ। ये हो गए आपके पुंकेसर यानी पुमंग। क्या हो गए? पुंकेसर यानी पुमंग। ये हो गए आपके दलपुंज। क्या हो गए? दलपुंज हो गए। ये आपके हो गए बाहादलपुंज। क्या हो गए? बाहादलपुंज। अब समझो यहां पे जो आपका पुंकेसर है ना, इस जगह की मैं पुंकेसर की इस जगह की बात कर रहा हूं। यही तो बात करना हमको, समीपस्थ छोर है ना, अंतिम सिरा, इस सिरे की बात कर रहा हूं। तो ये सिरा बड़ी ध्यान समझना, या तो ये सिरा इस रंगीन पंखुड़ी से जुड़ेगा, दलपुंज देखो यहाँ पे दलपुंज से जुड़ रहा है यहाँ पे, या फिर ये जो है ये पुष्पासन से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा? पुष्पासन से। यानी कहने का मतलब है कि जो पुंकेसर होता है उसका जो तंतु का समीपस्थ छोर होता है, तंतु का जो अंतिम सिरा होता है वो या तो दलपुंज, सॉरी दल, क्या बोले से? दल, ठीक है। या तो वो दल से जुड़ेगा या पुष्पासन से जुड़ेगा। दल से जुड़ेगा या पुष्पासन से जुड़ेगा। बाहादल से तो जुड़ेगा नहीं क्योंकि वो दलपुंज के बाहर है। बाहादल दल के बाहर है, तो स्वाभाविक है कि इससे जुड़ नहीं सकता। किससे जुड़ेगा? या तो इससे जुड़ेगा दल से, या फिर पुष्पासन से जुड़ेगा। तो याद रखना, ठीक है। बात सुन आगे, चलो आगे देखते क्या लिखा हुआ है, क्या चर्चा करनी आगे। तो अब जब हम परागकोश की बात करते हैं, क्योंकि पुंकेसर जो है, पुंकेसर में मुख्य भाग क्या है? परागकोश। परागकोश ही तो बनाने वाला है नर युग्मक। तो अब हम पुंकेसर में किसकी बात करेंगे? परागकोश की। किसकी बात करेंगे? परागकोश की। जो आपका परागकोश होता है, परागकोश दो पानी युक्त होता है। कितनी पानियां पाई जाती परागकोश में? दो पानियां पाई जाती। याद रखना, गलती नहीं करना। एक परागकोश में कितनी पानियां होती? दो पानियां होती है ना। चलो मैं नीचे लिखता हूं, समझ आ जाएगा आपको। एक परागकोश में कितनी पानियां होती हैं? दो पानियां होती कि नहीं होती? एक पाली में दो कोष्टक होते हैं। क्या होते हैं? दो कोष्टक होते हैं। तो एक परागकोश में कोष्टक कितने होंगे? तो एक पाली में दो कोष्टक, तो दो पाली में चार कोष्टक। होंगे। कितने कोष्टक होंगे? चार कोष्टक है ना। आप जो एक बार इसको फिगर से समझ लेते हैं, है ना, वैसे समझ में आ गया होगा। एक परागकोश में दो पालियां होती हैं, एक पाली में दो कोष्टक होते हैं। एक परागकोश में कोष्टक का नंबर कितना हो जाएगा? दो बड़े दो बराबर चार कोष्टक होते हैं, ठीक है। अब ये चार कोष्टक होते हैं परागकोश में जो चार कोष्टक होते हैं वो क्या होते हैं? परागकोश के चारों कोनों पर होते हैं। जैसे ये परागकोश है, मान लो ये परागकोश है,
है ना। पालियां कितनी होगी? 2, एक ये पाली होगी, एक ये पाली होगी। कोष्टक कितने होंगे? 4, एक कोष्टक, 2 कोष्टक, 3 कोष्टक, 4 कोष्टक। तो ये कोने पर चारों कोने उपस्थित होते हैं और इस तरह से गोलाकार होते हैं कुछ इस प्रकार, ये है ना, हो गए कोष्टक। क्या हो गए? कोष्टक। तो पालियां, ये पूरा हो गया पराग कोश, ये हो गई पालियां और ये हो गए आपके कोष्टक। क्या हो गए? कोष्टक। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। अब समझो आगे क्या होता है। एक बड़ा अच्छा टर्म आता है वो आपको याद रखना पड़ेगा हर वक्त, ठीक है, क्योंकि जो एग्जामिनर जब क्वेश्चन करेगा तो उसी टर्म यानी उसी शब्द का प्रयोग करेगा। कौन सा शब्द? समझो, इसमें हमको पता है पराग कोश। एक बात बड़ी अच्छे से जानते होंगे आप लोग कि पराग कोश में पराग कण पाई जाती है। ये सुना होगा बचपन में कि पराग कोश में पराग कण पाई जाती है। लेकिन अब बचपन अब खत्म हो गया, आप पढ़ रहे हो नीट। क्या पढ़ रहे हो? नीट। तो ये बात अब भूल जाओ, है ना। ऐसा नहीं कि पराग कोश से बाहर चले गए पराग कण कहीं। पराग कण पराग कोश के अंदर ही है, लेकिन वो कहां है ये स्पष्ट होना चाहिए। तो पराग कोश में पराग कण पाई जाती है, ये तो बात गई, है ना, बचपन गया बात गई। है पराग कोश में, मेरी बात समझो, यहाँ पे पराग कण है पराग कोश में ही, लेकिन वो कहां है ये आपको, डॉक्टर बन रहे हो ना, और जब डॉक्टर बन रहे हो, जब आप डॉक्टर बन रहे हो तो आपको डिटेल पता होना, स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। तो पराग कोश में क्या क्या होता है आपको? सर पराग कोश में पाली होती है, वेरी गुड। कोष्टक होता है, वेरी गुड। और कुछ होता है? पता नहीं। हाँ, नहीं पता क्योंकि बताया नहीं। किसने? हमने। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो इसमें क्या होता है? पाली में परागकण नहीं होते हैं। परागकण कहां होते हैं? कोष्टक में होते हैं परागकण। कहां होते हैं परागकण? कोष्टक में होते हैं परागकण, याद रखना। तो बात समझ आ गई? परागकण कहां होते हैं? कोष्टक में होते हैं। अब बात समझो यहां पे, तो पराग कोश में ही परागकण है ना, पराग कोश में ही परागकण है, लेकिन पराग कोश में कोष्टक के अंदर परागकण है। ठीक है, याद रखना। अब क्या होता है, एक हाँ जो मैं बात करने वाला था, कोई एग्जामिनर है उसकी लैंग्वेज अलग होती है, उसके टर्म अलग होते हैं, तो उसके टर्म पता होने चाहिए। कौन कौन से टर्म होते हैं, क्या टर्म है, क्या कहानी है उसकी, भाई हम भी तो पता करें। देखो एग्जामिनर क्या करता है, कोष्टक को बोलता है, एग्जामिनर कोष्टक को, कोष्टक नहीं लिखेगा वो, लघु बीजाणु धानी लिखता है, लघु बीजाणु। और परागकण को क्या बोलता है? लघु बीजाणु बोलता है। क्या बोलता है? लघु बीजाणु। तो याद रखना, लघु बीजाणु बात करें समझ जाना परागकण की ओर इशारा कर रहा है, लघु बीजाणु धानी की बात करें समझ जाना कोष्टक की ओर बात कर रहा है। तो बता दीजिए क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनना कि लघु बीजाणु धानी में, मैं लिख देता हूं यहां पे, लघु बीजाणु धानी में, लघु बीजाणु, चलो क्वेश्चन में बता ही देता हूं, ठीक है, लघु बीजाणु पाए जाते हैं। तो लघु बीजाणु धानी में यानी कोष्टक में लघु बीजाणु यानी परागकण पाए जाते हैं, गलती नहीं करना। ठीक है, इतनी बात सुनना की आ जानी चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है, अब क्या होता है आगे समझने प्रयास कीजिए। आगे क्या, इसमें दो पालियां होती हैं, दो पाली होती कि नहीं होती, है ना, और प्रत्येक पाली में दो कोष्टक होते हैं, प्रत्येक पाली में दो कोष्टक होते हैं, इतना आप समझ चुके थे। अब क्या होता है, कोष्टक को लघु बीजाणु धानी कहते हैं, लघु बीजाणु धानी कहते हैं, कोष्टक को हम लोग
लघु बीजाणु धानी कहते हैं, कहते कि नहीं कहते। अब जो लघु बीजाणु धानी है जिसको माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं इंग्लिश में। ये लघु बीजाणु धानी आगे विकसित होकर पराग पुटी बनाती है, पराग पुटी बनाती है। आपको क्वेश्चन पराग पुटी क्या होता है? पराग पुटी होता है पोलन सैक। क्या होता है? पोलन सैक, पोलन सैक। पोलन सैक क्या है समझो यहां पे। लघु बीजाणु धानी में ले देता हूं, लघु बीजाणु धानी आगे विकसित होकर पोलन सैक बनाती है। अब पोलन सैक, पोलन सैक यानी माइक्रोस्पोरेंजिया जो होती है वो आगे अपने आप को विकसित करती है, पोलन सैक बनाती है। पोलन सैक क्या होता है? बात आती है पोलन सैक है क्या, यानी पराग पुटी। पराग पुटी है क्या, है ना। देखो ये एनसीईआरटी के सारे टर्म हैं तो समझना बहुत जरूरी है। क्या हुआ था, पराग पुटी को समझने के लिए पहले हमको लघु बीजाणु धानी समझनी पड़ेगी। तो क्या हुआ देखो, इसमें ये परागकोश था, दो पालियां थी, है ना, और प्रत्येक पाली में दो कोष्ठक, चार कोष्ठक थे पूरे परागकोश में। तो क्या हुआ, जो परत यानी ये वाली परत, जो परत पराग कोश में पाली के मध्य में निर्मित होकर कोष्ठकों को बनाती थी, जो परत पराग कोश में पालियों के मध्य में, ये पाली होगी, ये पाली होगी, ये पाली होगी, ये पाली होगी, है ना, पालियों के मध्य में अपने आप को विकसित करके कोष्ठक बनाती थी, वो परत क्या होती है, वो परत नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? वो परत नष्ट हो जाती है। और जब ये परत नष्ट हो जाएगी कोष्ठक बनाने के बाद, तो ये जो संरचना बनेगी वो पराग पुटी होगी, यानी पोलन सैक होगा। क्या होगा? पोलन सैक होगा। बात सुना कि क्या होगा? पोलन सैक होगा। तो आपको पोलन सैक पता होना चाहिए, है ना। ये एक टर्म होता है जो एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। पोलन सैक का मतलब, सैक का मतलब होता है थैला, याद रखना, सैक का मतलब क्या होता है? थैला। अब यहाँ पे आगे की बात करते हैं कि सर ये सब समझ लिया हम लोगों ने, परागकोश में कितने कोष्ठक होते हैं, कितनी पालियां होती हैं, पोलन सैक क्या होता है ना, ये कौन से भाग होते हैं, नर भाग है कि मादा भाग है, ये कहाँ जुड़ते हैं, पुष्पासन से या बाह्यदल या दल कहाँ से जुड़ते हैं, हर एक बिंदु को हम लोग समझ चुके थे। ठीक है, अब हम लोग आगे की क्लास अगले दिन पढ़ेंगे। जो अब हमारा टॉपिक होगा वो अगला टॉपिक होगा। आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छी से अच्छी, बेहतरीन से बेहतरीन बुकों से एमसीक्यू लगाइए, है ना। आपको सर एमसीक्यू लिए बुक कौन सी बेहतर है, तो इसके लिए मैं आपको इस पर चर्चा में आप पर अगली वीडियो में करूंगा। ठीक है, धन्यवाद। पढ़िए, वेरी गुड, पढ़ते रहिए।